बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अक्टूबर और हफ्ते का दिन है सन 2023। आज मैं एक बड़ी अहम वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि जमहूरियत के मौजू पर है। वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। वही अवाम जो पिछले दिनों एक पागल के पीछे लगे हुए थे और अभी तक लगे हुए हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जमहूरियत तमाम मगरबी मुल्कों में बुरी तरह फेल होती जा रही है और उन्हें पता नहीं लग रहा कि वो किधर जाएं। चाहे उसमें स्पेन हो, इटली हो, तुर्की हो, पुर्तगाल हो, यूनान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये तमाम मुल्क इसमें फंस चुके हैं। इसके अलावा बेशुमार इंग्लैंड भी डोल रहा है बुरी तरह। ये जमहूरियत दुनिया के सिर्फ उन्हीं मुल्कों में कामयाब हैं जो मगरबी ताकतों से मुतफिक हैं और नज़रिया रखते हैं, जैसे जापान हुआ, कोरिया और मशरक़ बईद के ममालिक जिनमें वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ। तो ये ममालिक इसलिए उनको छोड़ रहे हैं कि उनका इन्होंने खून पीना होता है, वरना उसमें भी इनकी जमहूरियत को फेल करते। इंडिया में बज़ाहिर लोग समझ रहे हैं कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। गो इंडिया में इन्होंने कोई 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो आम मानते हैं, लेकिन 2 ट्रिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट हुई है। इसके बावजूद जब इंडिया को इन्होंने जब लोन इंडिया पर आप देखते हैं तो 530 अरब डॉलर के उसके पास रिज़र्व हैं और 650 अरब डॉलर के उसके पास बैरूनी कर्जा है और अंदरूनी कर्जे के 1600 अरब डॉलर के हैं। यानी इंडिया 1750 अरब डॉलर तकरीबन लोन पर खड़ा है। तो अब ये बात यह है कि ये जमहूरियत जहाँ भी चलती है ये अमेरिका की आशीर्वाद से चलती है। यहाँ मेरे बताने का मकसद ये था, आप लोग इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये उस मुल्क में तरक्की नहीं करने देते कि ये दूसरे मुल्कों को भी खड़ा कर देगा। तो इनके इलाज डिक्टेटर ही किया करते हैं। जिस तरह तुर्की और तैयब अर्दगान और महातीर मोहम्मद ने जो सिस्टम बनाया हुआ था उसके तहत वो चलाते रहे, और ये दोनों इस्लामी मुल्क दुनिया के मुल्क थे जो पाँव पर खड़े हुए और तरक्की की। लेकिन तुर्की की हुकूमत का तख्ता उलटने की 2 बार बड़ी सख्त किस्म की कोशिश हो चुकी है, बगावत की कोशिश। उसके बाद इजिप्ट का क्या कसूर था कि उसमें मर्सी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और 250 जो उनके थे टॉप पॉलिटिशियन अखवान मुस्लिमीन के बंदे, उनको फांसी लगाया गया। तो आप ये क्या उम्मीद रखते हैं, क्या ये चलेगी और अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर चल भी सकती है? आपके ज़हन का इलाज कराएं कोई। जमहूरियत के बारे में आलमन डिगाल ने ही कहा था कि सियासतदान बंदरों की तरह होते हैं। अगर ये मुतफिक हो जाएं, अगर ये लड़ पड़ें तो फसलें उजाड़ देते हैं, और अगर ये मुतफिक हो जाएं तो फसलें खुद खा जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो दुनिया में 2 मजबूत तरीन मुल्क हैं जो सुपर पावर्स हैं, चीन और रूस, दोनों में डिक्टेटरशिप है। इसी वजह से वो चले जा रहे हैं। अगर इनमें भी जमहूरियत होती तो अभी तक इनका बेड़ा गर्क हो चुका होता, क्योंकि ये अवाम को खुश करने अपने वोटों को जमा करने के चक्कर में इतना ज़्यादा अवाम को पैसा देने की कोशिश करते हैं, इंसेंटिव देने की कोशिश करते हैं कि वो इंतज़ामी खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। अवाम को खुश करने के लिए ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या किन चक्रों में, जेलों और अस्पतालों में और फलां और दूसरा और तीसरा, कभी चाइल्ड लेबर, कभी कुछ, इसमें इतना महंगा निज़ाम कर दिया जाता है कि निज़ाम फंस कर रह जाता है। हमारे मुल्क में जमहूरियत को न पनपने का सारा इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाया जाता है। हालांकि क्या फ़ौज पॉलिटिशियनों को तरक्याती कामों से रोकती है? जो नवाज शरीफ ने मतलब मोटरवे की शक्ल में की है और ग्वादर पोर्ट वगैरह और जो मेट्रो बस थी,
मैं ख़ुद वहाँ पे सफ़र किया और मैं बड़ा खुश हुआ कि अवाम इस महंगाई के दौर में इतना सस्ता सफ़र कर सकती है और इतना जल्दी कर सकती है। और बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर क्या होता है कि जो ही हुकूमत बनती है, हुकूमत वाले अपने 30% वोट लेकर आते हैं। उसके बाद ये कौन है, ये जनाब चौधरी साहब आ गए, इनके पास 10 MNA हैं, इन्हें फ़लाँ वजारत चाहिए। ये जनाब खोसा साहब हैं, ये फ़लाँ साहब हैं, हमें ये वजारत चाहिए, हमारे पास 8 MNA हैं। ऐसे तो हुकूमत बनाई जाती है। फिर जो भी MP MNA बनता है वो आजकल पिछले दिनों 30-40 करोड़ में और अब 50-60 करोड़ रुपए में बनेगा। उसको ख़र्चा करके बनना पड़ेगा। कोई शरीफ आदमी अगर 1-8 करोड़ लगाएगा तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। और अगर बहुत ताकतवर है, बहुत ही टैलेंटेड है, किसी वजह से जीत जाता है, तो आगे जो करप्टों की फ़ौज खड़ी है और जिनके पीछे करप्ट लोग हैं, कौन लोग इन्हें पैसे देते हैं ये 50-60 करोड़ रुपया? ये वही लोग देते हैं जो ब्लैक मार्केटें हैं, टैक्स चोर हैं। हलाल में इतना पैसा कैसे निकालेंगे और क्यों देंगे? तो ये सारे के सारे वही लोग होते हैं जो इन्हें अपॉइंट करते हैं और आते ही फिर खामखा ठेके, जो सड़क एक बार बनी है दूसरी बार बनाएं। बात बड़ी सीधी सी बात है कि और फिर हुकूमत क्या कि अगर वो किसी के ख़िलाफ़ एक्शन करे, मतलब खूनी तेल माफिया के ख़िलाफ़ करे, तो सारे मिलकर जुलूस निकाल देते हैं। किसी एक ग्रुप के ख़िलाफ़ हो तो वो ग्रुप जुलूस निकाल देता है, हुकूमत के वोट टूटने लग पड़ते हैं। हुकूमत अपने वोटों को बचाने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाती। ये हमारी जमहूरियत। और इसे से नज पर मगरबी ताकतें भी ले जाती हैं कि इसका ऐसा बंदोबस्त करो कि ये पाँव पर कभी भी खड़े ना हो सकें। आप इन चीज़ों की बारीकियों के वाकिफ़ नहीं हैं, मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। और उसके बाद और क्या होता है कि हुकूमत बनते ही तमाम मेरिट ख़त्म कर दिया जाता है और वापडा, रेलवे और PIA में अपने मुलाजमीन भर्ती किए जाते हैं। जो हुकूमत आती है उन्होंने अपने बाजू मजबूत करने के लिए अपने सपोर्टर जो हैं उन्हें भर्ती करवाते। और ये क्या होता है कि ये महकमे क्यों लॉस में जा रहे हैं, ये PIA क्यों लॉस में जा रही है और वापडा और ये वो क्यों जा रहे हैं, सारे सिफारशी भर्ती हुए होते हैं। जज ये अपने अपॉइंट करते आते सार, कोई मेरिट नहीं होता, उसमें हुकूमत की मर्ज़ी होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी मर्ज़ी के जज अपॉइंट करते हैं जिन्होंने इनके मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं। तो ये भी एक हकीकत है कि फ़र्द वाहिद इलाज नहीं है, इसी वजह से इदारे मुस्तकिम होने चाहिए ताकि फ़र्द वाहिद पागल हो जाए तो मुल्क को बेच ना दे। लेकिन इसका हल क्या है? अब दूसरे ज़ाविये से बात होती है। मैं पहले कह चुका हूँ, हर वो निज़ाम चल जाया करता है जो अपना सिस्टम चलाने का पैसा जनरेट कर सके। निज़ाम के बारे में नोम चोमुस्की ने एक बड़ी सिंपल सी बात की है। वो है कि दुनिया में गरीब मुल्क नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन जब कोई मुल्क अपने वसाइल को मुनज़्ज़म करके इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाता है तो उसे गुर्बत कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ मैं एक अपनी बात और साथ लगा देता हूँ कि अगर इंसाफ हो, जहाँ इंसाफ हो वहाँ गुर्बत नहीं हुआ करती। बस ये बात आप समझ लें। इंसाफ हो, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद क्रिमिनल की पकड़ होती है, उसके बाद वहाँ पैसे वाले जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें सिर्फ इंसाफ की तरफ फ़िलहाल जानना है। और ये पॉलिटिशियन कभी इंसाफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पीछे सारे के सारे करप्ट मौजूद हैं। ये ख़ुद भी करप्ट हैं, इनके अपने हाथ भी रंगे हुए हैं। मगरबी मुल्कों में भी इतना अर्सा जो जमहूरियत चल गई, उसकी वजह यह थी कि इनके पास 500 साल की, पिछले 500 साल की लूट मार के पैसे मौजूद थे जो थर्ड वर्ल्ड से लूटे गए और थर्ड वर्ल्ड को वहाँ पे पहुँचा दिया गया कि वो थर्ड वर्ल्ड कहलाने लग पड़े। तो वो लूट मार के पैसे इन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में ज़ाया किए, लेकिन ज़्यादातर अमेरिका के पास चले गए। अमेरिका अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो पैसे खो चुका है। वो और बात है इसने बेवकूफ़ी कैसे की और अक्लमंदी कैसे की, लेकिन वो फंस चुका है। हमें सिंपल बात है कि हम
जब भी आप किसी मुल्क की वो तरक्की देखते हैं तो उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है और इंपोर्ट कम हुआ करती है। ये एक बुनियादी एक दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान के पास फौरी हल ये है कि हमारे पास कोई 180 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की मादनियात मौजूद हैं, जो मेरी वीडियो कमर इकबाल सूफ़ी के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है। उसमें पाकिस्तान के मादनी वसाइल के नाम से आप देख सकते हैं, और मैंने 15 साल लगा कर वो बनाया है, वो जो वीडियोस बनाई हैं। फिर फौरी तौर पर अगर हम उनको करें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदीया और जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो हमें कोई पैसे दे सकते हैं, चाहे आप उन्हें कहें रखवाने के लिए, चाहे किसी खाते में, आप समझ रहे हैं, तो वो पैसे लेकर रख लिए जाएं। तो इस वक्त ये भी है कि हमें चीन की तरफ ही जाना है, कि चीन पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करना चाहता है। अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है और बहुत मजबूत फ़ौज है। और चीन अपने मुल्क से 4000 बड़ी इंडस्ट्रियों में चेन निकाल रहा है, जिसमें से 1500 वो पाकिस्तान में लगाना चाहता है। वो 45 के करीब इकनॉमिक जोन बनाना चाहता है। अब लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे पिछले दौर में काम ना होने की, या फ़ौज के एक्टिव ना होने, या इंसाफ की तरफ फ़ौज के ना जाने की वजह क्या थी, कि हम पिछले 43 साल जंग की हालत में रहे हैं। वो अफ़गान रूस वार हो या अफ़गान अमेरिका वार हो, हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे। जितनी अफ़गानिस्तान की जंग थी, शायद उससे ज़्यादा ये हमारी जंग थी, और हम इन दोनों जंगों में कामयाब हुए। पाकिस्तानी एजेंसियों ने पहले तालिबान के साथ मिलकर रूस को शिकस्त दी, फिर अमेरिका और उसके हवारियों, 45 हवारियों। ये बहुत बड़ा कारनामा है। इन्हीं में ज़िया साहब ने पहले एटम बम बनाया, जंग को लंबा करके उससे पैसे लेकर, अमेरिका से पैसे ठग कर, कुछ असला बेच कर, जो ईरान इराक जंग शुरू हुई थी उसमें इन्होंने पाकिस्तान को वो सारे पैसे दिए, जो ग़ालिबन 42 अरब डॉलर थे, जो हमें चाहिए थे एटम बम के लिए। और दुनिया की नंबर 1 जो एजेंसी है, जासूस एजेंसी, ISI बना दी। लेकिन चूँकि इस दौर में फ़ौज पर बहुत प्रेशर रहा कि अमेरिका के हामी और उनके जो चेले और उनके जो पेड लोग थे, वो हर जगह पर सिविल सर्वेंट थे, पॉलिटिशियन थे, और वो पूरी तरह उनकी बात, उनके ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं करते थे। वो तमाम महकमों में बैठकर फ़ौज को तंग भी करते रहे। ये भी सच है कि फ़ौज भी ज़्यादती करती रही है, लेकिन इनकी ज़्यादती बहुत कम होती थी। इल्ज़ाम सारे के सारे इसलिए लगा रहे हैं कि अवाम के पास ये शऊर ही नहीं है कि मसाइल क्या हैं। अब सच्ची बात यह है कि 3 ही दौर में हालात कुछ कंट्रोल रहे और प्रोग्रेस हुई, और वो तीनों दौर अयूब खान के थे, जब हमारी GDP 6.5% ग्रोथ रही GDP की। उसके बाद ज़िया साहब के थे, जिसमें बड़ी खुशहाली भी रही, और इतने खर्चे कर एटम बम वगैरह बनाया गया। उसके बाद आप आए मुशर्रफ साहब ने, जो कुछ गलतियां की होंगी, उन्होंने कुछ गलत लोगों को वो आगे ले आए। तो उसकी क्या वजूहत थी, वो लंबी बातें हैं, लेकिन उन्होंने ये गलती की थी। लेकिन 25-30 अरब डॉलर वो इकानमी में डालकर पता नहीं उन्होंने कहाँ से निकाले थे, और हमें पेरिस क्लब वगैरह के कर्ज़ों से निकाल दिया। वही कर्ज़े जो आज हमारे सर पर खड़े हैं और हमें बैंकरप्सी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उन्होंने निकाल लिया था। बहरहाल ये भी याद रखें कि जब जमहूरियत होती है तो आम जो मुल्क है सारा 2-2 पैसे जोड़ता है, और ये जो लीडर हैं उल्लू के पट्टे, ये 10-10 अरब डॉलर हर साल बाहर निकाल के मगरबी दुनिया के मुल्कों में अपने अकाउंट में डाल दिया करते हैं। तो इनका हिसाब अब होगा, इनका पेट फाड़ कर पैसे लिए जाएँ, ये जो कुछ करते रहे। मैं फिगर्स का वाक़िफ़ हूँ, मैं यूरोप में रह रहा हूँ 45 सालों से, हॉलैंड, एम्स्टरडैम में। अब बात ये है कि अब जो गेंद है वो फ़ौज के कोर्ट में है। वो फ़ौज को न्याज़ी बाजवा और फैज़ ने मिलकर बहुत बदनाम करवाया।
मुझे ये पुख्ता तौर पर उम्मीद है और मैं ये पेशंगोई भी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हाफिज़ साहब इस फ़ौज का इमेज बहाल कर देंगे और हालात को बहुत हद तक, बहुत नहीं, कंट्रोल में इंशाल्लाह ले आएंगे। इनके साथ बहुत सी दुआएं हैं। अवाम तो ये पागल हैं, ये मैं नहीं कहता ये हैं, क्योंकि इनको जिस तरफ लगा दिया जाता है कोई इनके पास फिगर नहीं होते। 99% बंदे ये भी नहीं जानते बजट कितना है, इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, और वो चले हैं बातें करने इस पर। तो और ये भी ज़रूरी है कि अगर हाफिज़ साहब आपने हिसाब ना किया तो कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने सख्ती से हिसाब करना है, आपने अल्लाह से डरना है। अगर अवाम से आप डरने लगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, या मगरबी ताकतों से डरने लगे तो एक दिन सब ने जानना है। दलेरी से काम करें, पूरी हक के साथ खड़े हों और फैसला करें। ये जो करप्ट लीडर हैं ये अगले 100 साल तक भी हिसाब नहीं करेंगे। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, हर बाशऊर आदमी जानता है, क्योंकि इनके साथ सारे करप्ट हैं दाएँ बाएँ, और करप्ट किया भी नहीं गया। जो ठीक भी थे उनसे भी गलतियाँ इतनी करवाई गई हैं, तो ये कभी ठीक नहीं करेंगे। और आपने ये 3 साल नहीं, आपने इंशाल्लाह अगले 3 साल भी लगाने हैं। 5 सालों में पाकिस्तान को सीधी पटरी पर लेकर जाएं। इसमें आपने राहील साहब वाली गलती नहीं करनी है। अगर उन्हें 3 साल और मिल जाते हैं, जो ज़ुबैर हयात साहब ने पता नहीं क्यों डंडी मारी थी, जनरल ज़ुबैर हयात जो खुशाब हमारे पड़ोस में ही थे चकवाल के, उन्होंने क्यों किया मुझे उससे कोई गाज नहीं है, वो एक अलग डिबेटेबल बात है। और वो है उन्होंने हिसाब शुरू कर दिया था। 1000 के करीब CSP 17-18 ग्रेड के अरेस्ट हो चुके थे। और ये मत भूलें कि हमें पड़ोस में इनसे सबक सीखना चाहिए, अफ़गानिस्तान और तालिबान से, क्योंकि दुनिया में बहुत से सियासी तजर्बे किए गए जिनमें बादशाह थी, फिर अमरीत आई, फिर इम्पीरियलिज़म के नाम से, फिर सोशलिज़म, कम्युनिज़म और जमहूरियत या कैपिटलिज़म आप समझ लें। ये तमाम निज़ाम आया और बुरी तरह फेल हुए। उसकी फेल होने की बहुत सी वजूहत थी, लेकिन मेन अपना पैसा प्रोड्यूस ना कर सकना। तो अब ये मत भूलिए कि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर था, और हमारे पड़ोस में तालिबान ने 2 बार अफ़गानिस्तान ने इंतहाई कम वसाइल में इंतहाई बेहतरीन तरीके से हुकूमत चला कर दिखाई है। पाकिस्तान से वसाइल से भरपूर, हमें बाहर से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ स्मगलिंग रोकनी है। यही चीज़ें अगर किसी ने लेनी है तो थ्रू प्रॉपर चैनल ले, हमें कोई एक्सपोर्ट में आए कि हमने इतनी एक्सपोर्ट की है। तो हमें कम से कम से खोदनी चीज़ों से 6-7 अरब डॉलर जो है वो उसकी हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।